हरिद्वार की पंतद्वीप पार्किंग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में बड़ा आदेश दिया गया है। पार्किंग आवंटन की गड़बड़ी में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने ठेकेदार पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोविड काल से पहले 3 साल की पार्किंग ठेकेदार को दी गई थी, जिसके बाद इसे बिना किसी कारण के ही 629 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया और इसमें गड़बड़ी की आशंका के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। सीबीआई जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। यहां करीब 1 लाख वर्ग फीट एरिया में पार्किंग है, जिसमें करोड़ों का टर्नओवर है और हर दिन लाखों की पार्किंग फीस आती है। डिलीवर किया है, उस इलीगलिटी को माना है, उसका एक्सटेंशन जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था उसको कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर 50,000 रुपए की कॉस्ट लगाई गई है और ये मैटर सीबीआई को भी रेफर कर दिया गया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उधर देहरादून में डीबीएस कॉलेज की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार की चपेट में भाई बहन आ गए और दीवार में दबने से एक लड़की की मौत हो गई। 22 साल की सुष्मिता तोमर की मौत हुई है। लड़के की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। जब वो दोनों सड़क से गुजर रहे थे तभी कॉलेज की दीवार गिर गई। जौनसार इलाके के रहने वाले हैं दोनों। हादसा देहरादून के डालनवाला इलाके में हुआ। डीएवी कॉलेज की दीवार का हिस्सा गिरने से युवती की मौत के मामले में अब यह केस गहराता जा रहा है। आज कॉलेज में स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। घटना में कॉलेज मैनेजमेंट की लापरवाही की बात सामने आ रही है। कॉलेज के स्टूडेंट्स का कहना है कि पिछले 1 महीने से क्लास में जर्जर इमारत का मुद्दा वो उठा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको बता दें, कल कॉलेज की दीवार गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई थी। इसी मामले में स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज का भवन पूरी तरह से जर्जर है। कई बार इस मुद्दे को स्टूडेंट्स ने उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब देखिए हादसे में एक बाहरी छात्रा की मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं में मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इसके तहत विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के हरजीव मंदिर, नीलेश्वर मंदिर और चंडिका देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़, पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा में दंगलेश्वर महादेव मंदिर के लिए 88 लाख, विधानसभा जसपुर में हिडिंबा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 82 लाख, वहीं देहरादून में क्लेमेंट टाउन में रघुनाथ मंदिर के लिए 50 लाख की वित्तीय मंजूरी दी है। इसके अलावा चंपावत के पौराणिक लाधौनधुरा मेला स्थल, कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर, धारचूला में पंचकोटी देव मंदिर, कपकोट के अलखनाथ मंदिर, किलपारा मंदिर, द्वाराहाट की ऐतिहासिक धरोहर शुक्रेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है और कहा कि सब कुछ छोड़कर जनता के सेवक के रूप में काम करें। साथ ही डीजीपी ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले पुलिस वालों को भी सख्त नसीहत दी। कहा कि शोबाजी के लिए रील बनाना ठीक नहीं है, ऐसा न करें। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अशोक कुमार ने ये बातें कही और इस दौरान उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों को रोकना उनकी प्राथमिकता है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें एटीट्यूड को सुधारने की जरूरत है और हमें जो है जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहिए। जनता के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, उनके लिए संवेदनशील होना चाहिए, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग होनी चाहिए। अब सिर्फ शोबाजी के लिए प्रवृत्ति ठीक नहीं। आप अच्छे काम कर रहे हैं तो अपने आप जनता में फैल जाएंगे। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए प्रस्तावित रोपवे का टेंडर पर्यटन विभाग लगा चुका है, यानी कि जल्द ही इन दोनों महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो सकता है। एसीएस राधा रतूड़ी की समीक्षा मीटिंग में पर्यटन विभाग ने ये जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज पीएम के पिथौरागढ़ दौरे पर शिलान्यास किए गए और लोकार्पण कार्यक्रमों की योजनाओं को लेकर मीटिंग की। इसी मीटिंग में राधा रतूड़ी ने पर्यटन विभाग को आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए बेहतर सुविधा और कनेक्टिविटी मजबूत करने की योजनाओं को बनाने को कहा, जिसके बाद पर्यटन विभाग ने बताया कि इसे लेकर आईटीबीपी के साथ एक एमओयू साइन किया गया है।
कपाट बंद होने पर पीएम मोदी के फिर केदारनाथ आने की चर्चा है। मौका भले कपाट बंद होने का हो, लेकिन तैयारी राज्यों के साथ देश में फिर सत्ता का द्वार खोलने की है और बीजेपी को भरोसा है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से बीजेपी का बेड़ा इस बार भी पार होगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी दौर की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ आए थे और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी अब तक 6 बार बाबा केदार के दरबार में आ चुके हैं। फिर एक बार 12 नवंबर को दिवाली के आसपास प्रधानमंत्री के केदारनाथ आने की चर्चा है। इस बार का दौरा जहां बतौर प्रधानमंत्री 7वां केदारनाथ दौरा होगा, तो 6 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। 12 नवंबर को दिवाली है, तो 2 दिन बाद भैया दूज को कपाट बंद होंगे, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में दूसरे राउंड की वोटिंग इसके बाद होगी। बीजेपी को यकीन है कि बाबा केदार के दरबार में दर्शन पूजन करके प्रधानमंत्री जहां चुनावी राज्यों में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को काउंटर करेंगे, वहीं केदारनाथ में आस्था रखने वाले पूरे देश के श्रद्धालु को भी साथ जाएंगे। तो निश्चित ही मोदी जी के यहां से आने से एक हिंदुत्व की लहर फिर जागेगी, पूरे देश में संदेश जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इस यहां से जो आशीर्वाद भोले बाबा का मोदी जी लेकर जाएंगे, सब प्रदेशों के अंदर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। बीजेपी जानती है कि जो काम कई चुनावी रैलियां नहीं कर सकती, लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री का एक संबोधन ही काफी है। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की बातों में दम नहीं दिखता। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर और छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह के मुताबिक अब नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक नहीं होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आते हैं और हर बार आकर के कोई ना कोई जुमला जो है देश और उत्तराखंड के लोगों को देने का काम करते हैं। लोग जो है भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं, अब उनके जुमलेबाजी में लोग आने वाले नहीं। कांग्रेस को भले ना लगे, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को बीजेपी जानती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद केदारनाथ है, जहां हर साल देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब कपाट बंद होने से पहले भविष्य के द्वार खोलने की तैयारी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर पीएम मोदी ने गाजियाबाद में रैपिड एक्स रेल को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन दी है। आने वाले वक्त में देश के दूसरे प्रांतों में भी इसकी शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर इस प्रकार की आधुनिक ट्रेनों के चलने से देश के विकास को नई गति मिलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सड़कों का काम नवंबर तक पूरा किया जाएगा, जबकि बाकी कामों को भी 8 से 9 दिसंबर तक इन्वेस्टर्स समिट से पहले पूरा कर लेने का लक्ष्य है। शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों की मॉनिटरिंग के साथ ही इसका रेगुलर निरीक्षण भी किया जा रहा है। मीटिंग में स्मार्ट सिटी के सीईओ और डीएम सोनिका सिंह भी मौजूद थी। सड़क के काम है, उसको हम नवंबर तक पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे सामने इन्वेस्टर समिट के भी काम है और इन्वेस्टर समिट के उस कार्यक्रम से पहले हम अपने इस देहरादून को सुंदर सजाना भी चाहेंगे उनके सम्मान में, उनके स्वागत में। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में वन विभाग का एक्शन तेज है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन इस सवाल पर पेंच फंस गया कि आखिर अतिक्रमण हुआ तो कैसे हुआ। देखिए ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड में करीब 11,000 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमणकारियों की चपेट में है। इसमें बड़े पैमाने पर धार्मिक अतिक्रमण भी था, जिसको वन विभाग हटा चुका है। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़क, नदी, नालों के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। बावजूद इसके वन विभाग अभी भी 1500 हेक्टेयर जमीन को ही अतिक्रमण मुक्त करा पाया है, यानी कि अभी भी 9,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अतिक्रमण से हटाई जानी बाकी है। वन विभाग अभी तक 500 से ज्यादा मजार और मंदिरों को ध्वस्त कर चुका है, लेकिन अब बारी जब रसूखदार अतिक्रमणकारियों की आई तो वन विभाग का अभियान धीमा पड़ गया। वन विभाग इस सवाल पर भी चुप्पी साधे बैठा है कि आखिर कब और किसकी लापरवाही के कारण फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण हुआ। नोटिस देने की प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद जो सुनवाई होती है, तो इसमें एक समय लगी जाता है। वहां पे कहीं जो है ऐसी सूचना आई है कि अगर स्टाफ द्वारा सूचना को जो है संप्रेषित नहीं किया उच्च स्तर पर, और इस प्रकार की घटनाएं आ रही जहां पे जंगल में मदरसे चल रहे, अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है निर्देशित किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के चलते अतिक्रमण हटाने के अभियान में एक बार फिर तेजी तो आई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कार्रवाई सभी पर होगी या फिर चुनिंदा लोग ही इसके दायरे में आएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार से बड़ी खबर, यहां कोतवाली इलाके में घर में घुसकर महिला की हत्या हुई। धारदार हथियार से महिला की हत्या हुई है। महिला का बेटा जब स्कूल से घर लौटा तो बेड पर मां का शव दिखा। तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। घर पर अलमारी खुली पाई गई, सामान भी बिखरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दिन दहाड़े घर में घुसकर हुई महिला की हत्या से इलाके में दहशत है और पुलिस जल्द ही मामले के खुलासे का दावा कर रही है। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी 27 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। 30 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में दशहरा अवकाश की वजह से छुट्टी रहेगी, लिहाजा आज हाईकोर्ट में उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान हाईकोर्ट के सभी जजों के साथ वकील और स्टाफ मौजूद थे। चीफ जस्टिस कोर्ट में दी गई विदाई के दौरान विपिन सांघी ने कहा कि हर दिन सीखने का है और शॉर्टकट के बजाय मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। वहीं राज्य के युवाओं से अपील की उन्होंने कि युवा राज्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। मेरे ख्याल में सबको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को हम किसी तरह से डैमेज तो नहीं कर रहे, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो या कोई और जैसे खनन होता है, तो लोग जिम्मेदारी से पेश आएं। आगे बढ़े उससे पहले पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। हरिद्वार में पंतदीप पार्किंग के आवंटन में हुई गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने ठेकेदार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोटद्वार की दुर्गापुरी मार्केट में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। लंबे समय से आंदोलन कर रहे सस्ता गल्ला दुकानदारों ने पिथौरागढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर शहर भर में जुलूस निकाला। रुद्रप्रयाग में पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां सड़क किनारे बन रही नालियों में रेत और सीमेंट की जगह घटिया काम का आरोप लगा है। उत्तरकाशी के बड़कोट कॉलेज का नैक की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान नैक टीम के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 3 दिन की ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें कई राज्यों की कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं। रुद्रप्रयाग में करीब 300 से ज्यादा सड़कें मंजूर हैं, लेकिन वन भूमि का मामला फंसने से तकरीबन 5 से 7 साल ये सड़कें अटकी हैं। उत्तरकाशी कृषि विभाग ने एप्पल फेस्टिवल पर हर्षिल और मोरी के किसानों को 2-2 ड्रोन दिए, जिससे सेब के बगीचों में दवाइयों का छिड़काव किया जा सके। नैनीताल में आज से दुर्गा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन शहर के अलग अलग जलधाराओं से 9 घड़ों में पानी इकट्ठा किया गया। ऋषिकेश में नवरात्रि को लेकर मंदिर में भीड़। कात्यायनी मंदिर में दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु।
उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को राज्य आंदोलनकारी ही नहीं मिल रहे ताकि वो आंदोलनकारी सिलेबस का हिस्सा बन सके। इसी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा आज तक धरातल पर उतर नहीं पाई। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य आंदोलनकारियों का इतिहास और रीजनल लैंग्वेज को सिलेबस का हिस्सा बनाया। सरकार की 2 टॉप प्रोजेक्ट में था, लेकिन 1 साल बाद ये भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। आलम यह है कि डिपार्टमेंट की तैयारी तो पहले से 8वीं तक के सिलेबस में इसे शामिल करने की थी, लेकिन अब तक किताब का कंटेंट ही तैयार नहीं हो पा रहा है। और अब 26 अक्टूबर को इस पर मीटिंग की बात कही गई है, तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करें। इसके क्रम में डीजी साहब से वार्ता हुई थी और बैठक भी हुई थी एक छोटी सी। उसमें कहा गया था, डीजी साहब ने भी ये बोला कि कक्षावार कुछ किताबें डेवलप कराई जाए तो अच्छा रहेगा। चूंकि उत्तराखंड में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें लगाई गई हैं, तो उसमें तो हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पृथक से एक बुक हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और कक्षा 6 से फर्स्ट फेज में कक्षा 6 से 8 तक की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी मंच से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्य ही है कि आज तक शिक्षा विभाग राज्य आंदोलनकारी ही चिन्हित नहीं कर सका। जब लोग धीरे धीरे हमारे इतिहास को भूलते चले जाएंगे तो वो त्याग तपस्या और वो जब चीजें नहीं रहेंगी तो कैसे लोग इस बात को समाहित कर पाएंगे, मानवता कैसे जिंदा रहेगी। अगर आज हम बापू को या किसी को भी हम याद करते हैं, पटेल जी को याद करते हैं, पुराने तमाम झांसी की रानी से लेकर तमाम, वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमें सामाजिक ज्ञान में, सामाजिक इतिहास में पढ़ाया गया। जब हमने मारपीट करके ये राज्य बनाया था तो आज नेताओं का भला हो गया। नेताओं की बोरी भरी, मैं तो बोरी बोलती हूँ खुला, क्यों? आज वो प्रॉपर्टियों के भी मालिक हैं और नेता तो हैं ही हैं, हम कहीं के नहीं रहे। जो प्रोजेक्ट सरकार की प्राथमिकता में थे, अफसरों की लापरवाही और ढीले काम के चलते पूरे नहीं हो पाए और राज्य की नई पीढ़ी प्रदेश के इतिहास और संघर्ष को समझने से वंचित है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पंच केदार में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट बंद होने के बाद आज रुद्रनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर पहुंची, जहां भक्तों और स्थानीय लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया। 18 अक्टूबर को भगवान रुद्रनाथ के कपाट और फिर कई जगहों पर आश्रम विश्राम के बाद आज रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर पहुंची है। शीतकाल में यहीं पर भगवान रुद्रनाथ की पूजा की जाएगी। 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के चेहरे की पूजा की जाती है और यहां पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। इसके बाद भी हर साल हजारों भक्त यहां पहुंचते हैं। भगवान श्री रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के पश्चात खोले जाते हैं। 5 माह भगवान श्री रुद्रनाथ की पूजा रुद्रनाथ मंदिर में पूर्ण विधान के साथ में की जाती है। तत्पश्चात कार्तिक संक्रांति के दिन भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते हैं। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान के रुद्रनाथ के कपाट कार्तिक संक्रांति के दिन यानी कि 18 तारीख को संध्या काल सुबह शरद काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बागेश्वर के कांडा में इन दिनों धौलीनाग मेले का आयोजन किया जा रहा है। विजयपुर की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में 22 गांव के लोग पूजा के लिए पहुंचते हैं और इस दौरान 22 फीट ऊंची एक मशाल बनाई गई है। मशाल के साथ लोगों ने धौलीनाग मंदिर की परिक्रमा की। नवरात्रि में हर रोज की यहां भीड़ उमड़ती है, लेकिन खास तौर पर 22 फीट लंबी मशाल देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। ग्रामीण चीड़ के छिलके से मशाल तैयार करते हैं और फिर रात में देव डांगर के बाद अवतरित होने के बाद आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर में नई फसल, दूध, दही, घी चढ़ाया जाता है। उसमें भोलेनाथ देवता जो थे वो फंस गए थे वहाँ पे और उस फंसने के एवज में उन्होंने आवाज लगाई थी यहाँ घाट वालों को कि मैं फंसा हूँ, मुझे बचाइए। इधर पीएम मोदी उत्तराखंड को लगातार गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन जिलों की सुस्त मशीनरी इन उपहारों का समय से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए एक के बाद एक बजट जारी कर रहे हैं। ऐसा ही 2200 करोड़ का तोहफा पीएम मोदी ने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी को दिया था। लेकिन जिला प्रशासन के स्तर पर इस बजट को जमीन में उतारते समय ढिलाई साफ दिखाई दे रही है और अभी तक आधे प्रोजेक्ट की डीपीआर तक फाइल नहीं हो पाई। हालांकि हल्द्वानी के मेयर का दावा है कि आधे प्रोजेक्ट टेंडर स्टेज तक पहुंच चुके हैं, जिन पर काम चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। 1300 से 1400 करोड़ के लगभग अवस्थापना संबंधी टेंडर हो चुके हैं, जिसमें नौसंबरी क्षेत्र में पेयजल पुनर्गठन, सीवरेज लेइंग, ड्रेनेज इंटीग्रेटेड विद रोड और इसका टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड खुल चुका है। जल्दी ही इसमें अनुबंध करके काम शुरू होगा। दूसरी तरफ जमीन में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे शहरी विकास सचिव मान रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट डीपीआर के स्टेज पर रुके हुए हैं, जिनकी फाइनल डीपीआर जल्द बनकर तैयार होगी। इसमें अधिकांश में प्रोजेक्ट बन गए हैं, डीपीआर वगैरह बन गई है। जो बचे हुए हैं इसमें कुछ न कुछ इशू आ जाते हैं। जब हम धरातल पे काम करना चाहते हैं, डीपीआर बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ देख के बनाई जाती है। तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट पे अभी दिक्कत हो रही है, बट वो भी हम समझते हैं कि 2-3 महीने में पूरे हो जाएंगे। जाहिर है पीएम मोदी के दिए बजट से हल्द्वानी की तस्वीर बदलना तय है, लेकिन ये तस्वीर तभी बदलेगी जब धरातल पर काम समय से हो। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर यूपी से आ रही है। लापरवाही को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिला। चकबंदी विभाग में 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है। सहायक चकबंदी ऑफिसर कामता प्रसाद बर्खास्त कर दिए गए। बलिया के हैं ये, जबकि सीतापुर के बंदोबस्त अधिकारी सस्पेंड किए गए। मऊ के चकबंदी अधिकारी सस्पेंड किए गए। अलीगढ़ और महाराजगंज के चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।